सो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। आज की क्लास में हम बोर्स मॉडल्स की लिमिटेशन को डिस्कस करेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको एक और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना चाहता हूँ कि ये जो हम एटॉमिक स्ट्रक्चर की सीरीज़ कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं आप लोगों के साथ, ये हमारी थर्ड सीरीज़ है। इससे पहले हमने दो सीरीज़ ऑलरेडी डिस्कस की हुई हैं। पहली सीरीज़ हमने बॉन्डिंग पे की थी, केमिकल बॉन्डिंग पे, और दूसरी सीरीज़ में हमने फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डील किया था, और ये हमारी थर्ड सीरीज़ है। इसी तरह हम अपनी फर्दर सीरीज़ भी लाएंगे, उनके बारे में भी आपको इन्फॉर्म करेंगे। इस इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करने का पर्पस ये है कि आप अगर ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो कृपया करके उन सीरीज़ को भी देखिए, वो भी आपके लिए उतनी ही बेनिफिशरी हैं, और उन सीरीज़ को भी उतना ही प्रोपगेट करें, उतना ही शेयर करें, उतना ही लाइक करें, जिससे मैं और ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट होकर आपके लिए फर्दर सीरीज़ बना सकूं। तो आज का हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो जो मेन प्रॉब्लम है, जो लिमिटेशन है बोर मॉडल की, वो अगर हम ब्रॉडली उसको कंसीडर करें तो एक हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का वायलेशन, जो बहुत बड़ा कॉज है। सेकंड, जो स्पेक्ट्रल लाइंस या बिग एटम्स का जो स्पेक्ट्रा मिलता है, उसको ये एक्सप्लेन करने में या प्रिडिक्ट करने में उस हद तक सक्सेसफुल नहीं था, या सक्सेसफुल नहीं ही कह लें। तो इस वजह से ये जो मॉडल है, ये इन टोटलिटी में आप नहीं कह सकते कि सक्सेसफुल है। अगर हर चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकता तो वो उतना सक्सेसफुल नहीं है। एक्सेप्शन अलग बात है, अगर मेजॉरिटी ऑफ केसेस को आप एक्सप्लेन कर दें, एक आध एक्सेप्शन हो तो वो चलता है। लेकिन अगर आप एक आध केस को एक्सप्लेन कर सकें और मेजॉरिटी को ना कर सकें तो वो उस मॉडल की लिमिटेशंस में इंक्लूड किया जाता है। तो हम अपना मॉडल डिस्कस करते हैं, इसकी लिमिटेशंस को डिस्कस करते हैं। तो जो सबसे पहली लिमिटेशन आती है वो ये आती है कि जो बोर्स की थ्योरी या बोर्स मॉडल, इस मॉडल के बेस पे जो कैलकुलेशंस की जाए, उन सब ने ये चीज़ बताई, जो कैलकुलेशन से या थ्योरेटिकली आया, कि जो ग्राउंड स्टेट में ऑर्बिट है, जो मतलब लोवेस्ट ऑर्बिट है, उसका एंगुलर मोमेंटम इन्होंने जो प्रिडिक्ट किया वो इनकरेक्ट निकला। एक्सपेरिमेंटली जो वैल्यू आई उससे वो डिफर कर गया, यानी वो बिल्कुल अलग आ गई। तो ये चीज़ मिली कि ये ग्राउंड स्टेट के लिए सही रिजल्ट नहीं शो कर रहा। तो ये इसकी पहली शॉर्टकमिंग हो गई। इन्होंने प्रिडिक्ट क्या किया था, एल बराबर रिड्यूस प्लैंक कांस्टेंट या एच क्रॉस। रिड्यूस प्लैंक कांस्टेंट को एच क्रॉस से भी एड्रेस करते हैं, और इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है h अपॉन 2 पाई, इसकी वैल्यू इक्वल टू, जहाँ पे h प्लैंक्स कांस्टेंट है। जो प्लैंक्स कांस्टेंट है वो प्लैंक्स ब्लैक बॉडी रेडिएशन के द्वारा जो उन्होंने थ्योरी प्रपोज की उसमें आता है। तो पहला पॉइंट जो था लिमिटेशंस का वो हमने अब डिस्कस किया कि एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट 0 है, लेकिन हम कह रहे हैं कि एच क्रॉस आएगा या रिड्यूस प्लैंक कांस्टेंट आएगा। इसके बाद फिर जैसा आपसे कहा कि इसके बाद के कई पॉइंट जो हैं वो स्पेक्ट्रल लाइन या जो बिहेवियर स्पेक्ट्रम का है उसको सक्सेसफुली हर के लिए एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। तो क्या क्या पॉइंट्स हैं, इट कुड नॉट प्रिडिक्ट अबाउट स्पेक्ट्रल बिहेवियर ऑफ लार्ज एटम। लार्ज एटम के केस में ये स्पेक्ट्रल बिहेवियर को शो नहीं कर रहा था, उसको
फॉर्मुलेट नहीं कर पा रहा था, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। तो ये भी इसकी एक शॉर्ट कमिंग हुई, जिसकी वजह से फर्दर एक्सप्लेनेशन या फर्दर इवोल्यूशन ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर हुआ। इट कुड नॉट प्रिडिक्ट रिलेटिव इंटेंसिटीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। जो स्पेक्ट्रल लाइंस मिल रही थी उनकी रिलेटिव इंटेंसिटी यानी एक दूसरे के कंपैरिजन में जो इंटेंसिटीज होंगी उसको ये प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा था। यानी फिर जो हमारा पॉइंट जाके एसोसिएट हो रहा है वो स्पेक्ट्रम से हो रहा है। फिर फर्दर अगर हम आगे बढ़ें तो एग्जिस्टेंस ऑफ फाइन एंड हाइपर फाइन स्ट्रक्चर इन स्पेक्ट्रल लाइंस। जो स्पेक्ट्रल लाइंस मिल रही थी उसमें फाइन और हाइपर फाइन स्ट्रक्चर्स मिल रहे थे। तो ये जो स्ट्रक्चर्स थे ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था ये, क्योंकि ये तो कह रहा है क्वांटिफाइड है। अब उसमें कैसे अगर इतने फाइन स्ट्रक्चर तो कैसे वो ब्रेकअप आ रहा है, उस चीज को वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था ये मॉडल। इट डज नॉट एक्सप्लेन जीमैन इफेक्ट। तो ये जीमैन इफेक्ट होता है कि कोई अगर स्पेक्ट्रम आप देख रहे हैं या ले रहे हैं, उस स्पेक्ट्रम को, उस कंडीशंस को अगर किसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड से इन्फ्लुएंस किया जाए, या तो वो मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में हो या उस पर मैग्नेटिक फील्ड इतनी पावरफुल हो जो उसको इन्फ्लुएंस कर सके, तो वहाँ जो स्पेक्ट्रल लाइंस मिल रही होती हैं वो स्प्लिट कर जाती हैं। जैसे ही आप वो अफेक्ट रिमूव करेंगे, मैग्नेटिक अफेक्ट, वो जो लाइंस है वो पहले वाली कंडीशन में आ जाएंगे, और जैसे ही आप उसमें वो मैग्नेटिक फील्ड का इन्फ्लुएंस इंट्रोड्यूस करेंगे वो लाइंस स्प्लिट हो जाएंगी। यानी अगर सपोज करिए कि कोई लाइन इस तरह से है, थोड़ा सा मोटा बना लीजिए, अगर ये बिफोर इन्फ्लुएंस ऑफ या विदाउट इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है तो वो ये पतली पतली हो जाएंगी, बारीक बारीक। तो इसी चीज को जीमैन इफेक्ट कहते हैं, ब्रेकिंग है स्पेक्ट्रल लाइंस की। तो ये अफेक्ट भी आपका ये थ्योरी नहीं समझा पा रही थी। लेकिन जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक था वो ड्रॉबैक आ रहा था कि ये वायलेट कर रहा था हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्वांटम मैकेनिक्स की जान है। जब हम क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ेंगे तो हम समझेंगे कि ये क्या चीज है, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स हमारी फील्ड नहीं है। लेकिन जब हम इसको थोड़ा बहुत एट केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से फर्दर सीरीज में डिस्कस करेंगे तो आप पाएंगे। लेकिन हम हिजनबर्ग को एक पूरी तरह से इस सीरीज में तो नहीं, अगली सीरीज में डिस्कस करेंगे जब हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डील करेंगे। तो ये हिजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से है कि अगर दो चीजें हैं जो ड्यूल नेचर को बिहेवियर को प्रिडिक्ट करती हैं, या अगर कोई चीज एट अ सेम टाइम बिहेव लाइक ए वेव और पार्टिकल, तो हम दोनों को, दैट मीन्स जो पार्टिकल से रिलेटेड प्रॉपर्टीज हैं और जो वेव से रिलेटेड प्रॉपर्टीज हैं, उनको साइमल्टेनियसली एक्यूरेसी से डिफाइंड या कैलकुलेट या असर्टन नहीं कर सकते। लेकिन हमारा मॉडल क्या कह रहा था? हमारा मॉडल कह रहा था कि हमारी ऑर्बिट इतने डिस्टेंस पे होगी, यानी हम उस रेडियस को निकाल रहे थे, उसको फिक्स कर रहे थे, और साथ साथ हम कह रहे थे हमारी इस ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम ये होगा, हम उसको भी क्वांटिफाई कर दे रहे थे। तो ये एक बड़ी अजीब सी चीज थी कि हम दो प्रॉपर्टीज जो कि एक साथ मेजर करना संभव नहीं है, क्योंकि हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर हम पोजीशन को बिल्कुल एक्यूरेटली मेजर करेंगे तो जो हमारा वेव से रिलेटेड, यानी उस वेव फॉर्म से रिलेटेड जैसे एंगुलर मोमेंटम वगैरह है, उसको हम एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते। उसमें एक लिमिट रहेगी, उसी लिमिट तक हम उसको डिफाइन कर पाएंगे, उससे ज़्यादा एक्यूरेट नहीं कर पाएंगे। अगर हम वेव लाइक प्रॉपर्टीज को बिल्कुल एक्यूरेट डिफाइन करेंगे तो हम पोजीशन लाइक प्रॉपर्टीज को डिफाइन नहीं कर पाएंगे। और जो हमारा ये मॉडल था वो ये कह रहा था कि नहीं, हम दोनों चीज़ों को एक्यूरेटली डिफाइन करेंगे और उसके बेस पे हम
अपना एलिमिनेट कर देंगे रदरफोर्ड मॉडल की शॉर्टकमिंग्स को। तो हिजन भाई कर तो रहा है, लेकिन ये हिजनबर्ग की प्रॉब्लम आ गई अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की। तो इसको फर्दर जब हम लोगों ने देखेंगे, अगर इवॉल्व हुआ ये, तो इसके लिए क्वांटम मैकेनिक्स का रोल धीरे धीरे एटॉमिक स्ट्रक्चर की स्टडी में बढ़ता चला गया। जब हम अपने नेक्स्ट सेशंस में, वीडियोस में इसको डील करेंगे, तब हमें धीरे धीरे समझ में आएगा कि क्या वो डिफरेंस है, क्या वो अंतर है जिससे ये सब चीज़ें जनरेट हुई। ये थ्योरी बिल्कुल डिफर करती है क्लासिकल मैकेनिक्स से। हमारी जो 9th 10th 11th की जो भी एजुकेशन है, या 12th की भी, वो क्लासिकल मैकेनिक्स पे बेस है। क्वांटम मैकेनिक्स ग्रेजुएट लेवल में आती है। हमें क्वांटम मैकेनिक्स का थोड़ा बहुत आइडिया दिया जाता है क्वालिटेटिव, लेकिन प्रॉपर क्वांटम मैकेनिक्स नहीं कभी भी हम लोग सीखते। और क्वांटम मैकेनिक्स का या क्वांटम फिजिक्स का केमिस्ट्री में इतना रोल भी नहीं है। हम क्वांटम फिजिक्स से मिले हुए डाटा को या उसके सॉल्यूशंस को अपने लिए यूज़ करते हैं, अदरवाइज हमारे लिए इसका कोई इतना बड़ा रोल नहीं है। फिजिक्स के लिए इसका बड़ा रोल है। तो आज का हम अपना सेशन यहीं पे अब एंड करते हैं। तो काइंडली शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल्स। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। आज सबके लिए बस इतना ही। आप सबको धन्यवाद।